गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो हमारा चैप्टर चल रहा था 9 चैप्टर उपसंयोजक यौगिक, उसमें हमने संयोजकता बंध सिद्धांत को अच्छे से समझ लिया था और संयोजकता बंध सिद्धांत के मैंने आपको एग्जाम्पल भी करा दिए थे। लगभग 6-7 एग्जाम्पल करा चुका हूँ। आज 2 इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल करा रहा हूँ और इसके सिद्धांत की कमियां बताने के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल करा रहा हूँ, जो हमारे 2 बचे हुए एग्जाम्पल हैं जो थोड़े इम्पोर्टेंट हैं उस वजह से। पहला एग्जाम्पल है NiCO का होल 4 कार्बोनिल है। तो इस यौगिक की हमें वीबीटी के अनुसार ज्यामिति बतानी है, चुंबकीय गुणों की व्याख्या करनी है, संकरण बताना है। सारा काम वीबीटी के अनुसार जो अपन करते आए हैं। तो आपको पता है जो कार्बोनिल यौगिक होते हैं ये उदासीन लिगेंड है, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है। इसका मतलब यहां पर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या है, 0 है। यहां पर निकल की ऑक्सीकरण अवस्था भी क्या है, 0 है, 0 है। तो अपन इसका नाम क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ये टेट्रा कार्बोनिल 0। यहां पर निकल का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, आपका 0 है। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या है, यहाँ 0 है। तो Na का ऑक्सीडेशन नंबर 0। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, निकिल मन फेंको नी 28वें नंबर पे आ रहा है। ऑर्गन 3D8 4s2 4p खाली है। अब इसको यहां पर तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकला, ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, तो मतलब अपन को इलेक्ट्रॉन निकालना नहीं है। लेकिन 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 4s में कितने हैं, 2। थोड़ा इसको समझना, इसलिए ही करा रहा हूं। ये एग्जाम्पल थोड़े अलग हैं, आप गलतियां कर सकते हो। अब यहां पर क्या आपको पता है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है या कार्बोनिल जो लिगेंड है, ये क्या होता है, प्रबल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड है, सबसे प्रबल लेवल की। अगर आप लिगेंडों की प्रबलता की श्रेणी देखोगे तो उसमें CO सबसे आगे ही आगे प्रबलता में। तो CO प्रबल लिगेंड है, इस कारण से ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को युग्मित करेगा। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, ये युग्मित करेगा। तो CO प्रबलतम लिगेंड है, अतः इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो कैसे होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी, ये वाला भी इधर आ जाएगा और ये वाला भी इधर जाएगा। तो संकरण जो होगा, क्योंकि 4 लिगेंड है, तो या तो DsP2 हो सकता है या sp3 हो सकता है। तो अंदर वाले D तो पूरे भर गए, ये 3D, ये 4s और ये 4p। ये इलेक्ट्रॉन भी यहां चले जाएंगे तो आपके ये तो पूरे भर जाएंगे, युग्मित हो जाएंगे। तो s और p बचेंगे, तो sp3 संकरण होगा। अतः sp3 संकरण होगा। अब देखो, Na उत्तेजित अवस्था में इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 8 तो ये थे और 2 ये और आ जाएंगे, और आपका 4s खाली हो जाएगा और 4p भी खाली हो जाएगा।
3D 4S 4P, तो ये 4 sp3 संकरण हो जाएगा। अब NiCO का होल 4 कैसे बनेगा, ये तो ऐसे कैसे रह जाएंगे, और ये 4 है जो इनमें CO से लोन पेयर उपसह संयोजक बंध बन जाएंगे। ठीक है भाई, sp3 संकरण हो गया। ज्यामिति क्या होगी sp3 संकरण की, चतुष्फलकीय। कैसी ज्यामिति होगी आपकी, चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी। 4 उपसह संयोजक बंध बने तो ज्यामिति चतुष्फलकीय। कोबाल्ट, सॉरी आपका निकिल है, केंद्रीय परमाणु क्या है, सी ए, निकिल, निकिल के चतुष्फलकीय रूप से ये जुड़ जाएंगे। तो चतुष्फलकीय ज्यामिति होगी, वही 109 डिग्री 28 मिनट का कोण, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण हो गया। अब बात आती है चुंबकीय गुणों की। चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण कैसे निकालोगे, देखो यौगिक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। देखो ये सारे युग्मित हो चुके हैं, ये सारे युग्मित ही हैं, लोन पेयर है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है, अनुपस्थित, अतः प्रतिचुंबकीय होगा, प्रतिचुंबकीय। कैसा होगा ये, प्रतिचुंबकीय होगा, और रंगहीन होगा। और उच्च चक्रण संकुल हो गया, निम्न चक्रण संकुल, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यह निम्न चक्रण संकुल होगा, निम्न चक्रण संकुल। उच्च चक्रण संकुल कब होता है, जब बाह्यतम डी कक्षा के संकरण में भाग लेता है, अंदर वाले में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, तब होता है। लेकिन ये तो क्या है, निम्न चक्रण संकुल है, क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसे ऐसे निकालते हैं, 2s + 1 से निकलता है फॉर्मूला। s क्या है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ होता है, s बराबर हाफ, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए जितने ज्यादा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही ज्यादा आपका चक्रण हाई होता जाएगा। तो ये इसकी व्याख्या हो गई। यहां पर ये चीज समझ में आ गई, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, पूरे पे चार्ज ही नहीं है, इस कारण से ये ऐसे होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, फिर दूसरा एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद इसकी कमियां।
हाँ भाई, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी एग्जाम्पल है। CuNH3 का होल 4 प्लस 2। क्या है? CuNH3 का होल 4 प्लस 2। इसका नाम क्या होगा? टेट्रा एमीन टेट्राएमीन कॉपर। और सेकेंड आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि X-0 इंटू 4 बराबर में +2, तो X बराबर 0 ही आ जाएगा सेकेंड आयन। कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता लग गई। अब देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। कॉपर कौन से नंबर पे आता है? 29 पर। इसका होता है ऑर्गन 3D10 4s1। पता है ना, ये अपवाद है। और 3D10 4s1 4p खाली है और आपका 4d भी खाली है। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक यहां से निकलेगा, एक यहां से, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑर्गन 3D9 और 4s0, 4p0 4d0। कॉपर +2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो अपना। 3D9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 4s में ये और ये 4p। देखने से क्या लगेगा कि भाई देखो इसके लिए जगह नहीं है, सीधा सीधा संकरण क्या आ जाएगा? sp3। इसको देखते ही ऐसा लगेगा कि 4 यहीं तो खाली हैं, sp3 संकरण हो जाएगा। लेकिन यहां पर sp3 संकरण नहीं होता। sp3 संकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होता? एक बार में देखने में तो ये लगा है कि sp3 संकरण है, पर sp3 संकरण नहीं होगा, क्योंकि प्रयोगों द्वारा ज्ञात हुआ है, प्रयोगों द्वारा पता चला है कि CuNH3 का होल 4 +2 की ज्यामिति वर्गाकार समतलीय है, समतलीय है। अतः sp3 संकरण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। चलो sp3 संकरण नहीं होता, तो अपन क्या करेंगे इसमें कि इसको उत्तेजित, ये उत्तेजित होकर अपने एक इलेक्ट्रॉन को अगर यहां भेज दे तो dsp2 संकरण तो हो सकता है। ये उत्तेजित करके इसको यहां भेज दे तो dsp2 संकरण हो सकता है। तो कॉपर +2 है। ये तो देखो पहली कंडीशन थी। अब अपन दूसरी उस पर स्थिति पे विचार कर रहे हैं कि अगर वर्गाकार समतलीय है तो संकरण कौन सा होगा? dsp2। वर्गाकार समतलीय ज्यामिति कब होती है? जब संकरण क्या होता है? dsp2। sp3 तो है नहीं, क्योंकि प्रयोगों से इसकी ज्यामिति देखी गई तो वो वर्गाकार समतलीय आई। इसका मतलब sp3 संकरण तो होगा नहीं। हालांकि अपना तो sp3 संकरण आ रहा था VBT से,
पर sp3 संकरण नहीं होगा। उसका रीजन ये है, आप नोट कर लो। अब मान लीजिए मैं इस एक इलेक्ट्रॉन को इधर भेज दूं और यहां पर इसमें वो करवा देता हूं खाली, ये तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये बच गया, s बचा हुआ है, और इसमें 4p में यहां एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो देखो एक तो ये 3d, ये 4s और 4p, तो dsp2 संकरण की संभावना बन सकती है यहां पर ये dsp2। लेकिन यहां पर सोचने की बात है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में जा रहा है, चौथा कोष है जो कॉपर का बाह्यतम कोष है, तो इलेक्ट्रॉन इजीली थोड़ी सी ऊर्जा पाके ही बाहर निकल जाएगा और ये कॉपर +2 से किस में बदल जाएगा, कॉपर +3 में। आप खुद इलेक्ट्रॉन को सबसे बाह्यतम कोष में भेज रहे हो, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन को, तीसरे कोष के इलेक्ट्रॉन को आपने चौथे में भेज दिया, चौथा उसका बाह्यतम कोष है, तो चौथे से तो इजीली निकल जाएगा। इसका मतलब कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर किस में बदल जाएगी, +3 में, पर कॉपर की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं है, कॉपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रदर्शित नहीं करता, अतः इलेक्ट्रॉन चौथे 4th कोष में भी नहीं जाएगा, वह dsp2 संकरण भी नहीं होगा, तो लास्ट में क्या होता है, देखो ना तो ये पहली स्थिति हुई ना ये दूसरी स्थिति हुई। अगर अपने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजते हैं तो इलेक्ट्रॉन तो इजीली निकल जाएगा और ये कॉपर +3 में बदल सकता है, और कॉपर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहीं रहेगा, इधर नहीं आएगा। अब तीसरी स्थिति क्या हो सकती है, फिर इसका कैसे हम सॉल्व करते हैं। तीसरी पोजीशन बता रहा हूं मैं, कॉपर +2, जगह कम ना पड़ जाए, ये ऐसे कैसे रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यही रहेगा, ये 4s, ये 4p और ये 4d, तो होगा क्या, ये 4s 4p और 4d, तो एक s का, 2p के और एक d का, देखो ये 3 और एक ये भाग लेंगे और संकरण sp2d, जिसको अपन dsp2 संकरण भी कह सकते हैं, ये तो अंदर ही रहेगा, और sp ये जो संकरण होगा वो होगा sp2d, एक p कक्षक भाग नहीं लेगा, क्योंकि एक अगर ये भाग ले लेता है तो sp3 संकरण हो जाएगा, sp3 संकरण हो नहीं सकता, तो यहां पे संकरण होगा sp2d, sp2d का मतलब वही है dsp2 संकरण, और ज्यामिति क्या होगी, वही होगी आपकी समतल वर्गाकार। तो इस तरह से इसकी क्या होगी व्याख्या, अतः यहां संकरण sp2d होगा, जिसको अपन dsp2 भी बोल सकते हैं। अगर देखो आपके बोर्ड में क्वेश्चन आता है तब तो आप इसको dsp2 भी लिख सकते हो, तब तो आप इसको dsp2 बोर्ड, ध्यान से सुन लेना, अगर ये एग्जाम्पल आता है तो इसका बोर्ड में तो आप dsp2 ही लिखे आना, dsp2 और समता वर्गाकार आकृति है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नीट का या जेई मेंस का एग्जाम देते हो, जेई एडवांस का, तो वहां पर आपको अगर ये क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में ये भी लिखा हो और dsp2 भी लिखा हो, तो आप मोर करेक्ट ये है sp2d,
इसको सही करना, ठीक है ना। अच्छे से समझ लो, बोर्ड में आता है तो DSP2 ही बता देना। बोर्ड के लिए DSP2 संस्करण इसमें, और कंपटीशन एग्जाम नीट और जेई इसके लिए ये आएगा। दोनों पॉइंटों को ध्यान रखो। बोर्ड वाले तो इसको DSP2 ही मान के कर देते हैं कि DSP2 संस्करण है। ज्यामिति वही आती है, बस एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाते हैं। ज्यामिति समतल वर्गाकार बनेगी, वर्ग समतलीय, और जो आपका न्यू है अंडरवुड में n+2, तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 1+2 अंडरवुड 3 बोर मैग्नेट्रॉन, और ये रंगीन होगा। तो इस प्रकार से इसकी क्या हो जाती है, व्याख्या हो जाती है। केवल ज्यामिति का चक्कर पड़ता है, बाकी वही आ जाती है। तो ये थोड़ा सा अपवाद वाला क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको आपको क्लियर किया है। अब देखते हैं अपन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। यहाँ पे ये पता लग गया sp2d संकरण क्यों है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चौथे कोष में जाते ही वो इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकल जाता है और कॉपर+2 से कॉपर+3 में आ जाता है। और कॉपर की दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, +1 और +2। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का अस्तित्व ही नहीं है, ये प्रदर्शित ही नहीं करता, इसलिए चौथा कोष में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, यहीं रहेगा। तो फिर संकरण sp3 हो नहीं सकता, क्योंकि प्रयोगों से पता लगा ज्यामिति वर्गाकार समतलीय। तो फिर संकरण के लिए अपन ने क्या किया, एक S 2 P और एक D, तो वही DSP2 संकरण हो गया ये, ठीक है ना। बस बात ये है कि अंदर वाले D को उसने भाग नहीं लिया, बाहर वाले ने लिया है। ये बाह्य कक्षक संकुल है। कैसा संकुल है, बाह्य कक्षक संकुल। ठीक है भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब VBT की कमियां, संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या क्या कमियां हैं वो नोट कर लीजिए। वैसे तो आपके नोट्स में है, PDF फाइल जो भेजी है उसमें मैं बता देता हूं क्या क्या कमियां हैं। हाँ भाई, साफ कर दो ये। VBT की कमियां, सबसे पहली कमी क्या है कि ये बाह्य कक्षक व अंतः कक्षक संकुलों के निर्माण को नहीं समझा पाया। VBT बाह्य कक्षक व अंतः कक्षक संकुल निर्माण को नहीं समझा पाया। दूसरी कमी क्या है, ये रंगों की व्याख्या करने में भी असफल रहा कि कौन सा यौगिक कौन सा रंग दिखाएगा। रंगों की व्याख्या करने में असफल रहा। अलग अलग रंग दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं। तीसरी चीज, ये तापमान के सापेक्ष चुंबकीय गुणों में परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर पाया। ये तापमान के सापेक्ष चुंबकीय
गुणों में परिवर्तन की व्याख्या नहीं कर पाया, की व्याख्या नहीं कर पाया। और संकुल यौगिकों में होने वाली विकृतियों को नहीं समझा पाया। संकुल यौगिकों में पाई जाने वाली विकृतियों को नहीं समझा पाया। और लास्ट, चुंबकीय गुण व रंगों के गुणात्मक मान को केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या पर आधारित बताया। वीबीटी में चुंबकीय गुण व रंगों के गुणात्मक मान, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर आधारित बताया। ये आपके 4 पॉइंट हैं, जो 5 पॉइंट जो इसकी कमियों को बताते हैं। नोट कर लेना, थ्योरेटिकल है, मुश्किल आएगा क्योंकि शायद तुम्हारी बुक में तो दे भी नहीं रखा ये वीबीटी की कमी। कल से जो हम शुरू करेंगे वो सीएफटी शुरू करेंगे। सीएफटी किस प्रकार से रंगों की और चुंबकीय गुणों की व्याख्या करती है, डी कक्षकों का विपाटन, उस पर आधार। देखो वीबीटी का आधार तो क्या था कि संयोजकता बंध सिद्धांत ये कहता है कि केंद्रीय धातु परमाणु और लिगैंड के मध्य उपसह संयोजक बंध बनते हैं। क्या बनते हैं? उपसह संयोजक बंध। लोन पेयर साझा होता है इलेक्ट्रॉनों का। लेकिन सीएफटी इस पर आधारित नहीं है। सीएफटी केंद्रीय धातु परमाणु को धनायन मानती है, लिगैंड को ऋणायन, क्योंकि लिगैंड पे लोन पेयर होते हैं या ध्रुवीय अणु होते हैं, वो विद्युत ऋणताओं में अंतर होता है उनकी में। तो इस कारण से वहां पर अपन आयनिक सिद्धांत के आधार पर पढ़ेंगे, डी कक्षकों के विपाटन को पढ़ेंगे। तो इंपॉर्टेंट है सीएफटी भी कंपटीशन के लेवल पर। ये वीबीटी और सीएफटी में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आप इसको ढंग से पढ़ें। आज के लिए इतना काफी है।